बोलो। चलो 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? ए का पावर n प्लस बी का पावर n बाटा में ए का पावर n-1 प्लस बी का पावर n-1 कॉमा ए और बी के मध्य समानांतर माध्य, ए और बी के समानांतर माध्य। ध्यान दीजिएगा इधर। देखो इधर ए का पावर n और बी का पावर n और बटा में ए का पावर n-1 और बी का पावर n-1। ए और बी के क्या है? समानांतर माध्य है। आपको माध्य निकालना सिखाते हैं। अगर दो गो संख्या होगा ए और बी तो बताइए उसका समानांतर माध्य क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो हम पूछेंगे कि 1 और 2 का माध्य कितना होगा, तो क्या कहोगे? 2 1 3 और 3 बटा 2। अगर ऐसा पूछेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का समानांतर माध्य, 3 2 5 है 6 और 6 बटा 3 इसके बराबर होगा 2 पे। आपसे कोई पूछेगा कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या होगा? ए प्लस बी बाई, अब ध्यान से देखना, ए और बी का समानांतर माध्य ये दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है कि, लेकिन हम क्या जानते हैं कि समानांतर माध्य किसके बराबर होता है? ए प्लस बी बाई 2। हम तो ये जानते हैं सर। अच्छा, हम जानते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए और बी का समानांतर माध्य कितना दिया है? इतना। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समानांतर माध्य किसके बराबर होता है? इसके बराबर। ए के पावर n प्लस, अब बटा में ए का पावर n-1 प्लस बी का पावर n-1। इसको मान लो समीकरण 2। तो देखिए, तो दोनों समानांतर माध्य एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी बाई 2 बराबर ए का पावर n प्लस बी का पावर n अब बटा में ए का पावर n-1 प्लस बी का पावर n-1। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको सोचना है कि इसमें n का वैल्यू ऐसा क्या रख दे ताकि ये मिल जाए। खुद सोचो, n का वैल्यू ऐसा क्या रख दिया जाए कि ये मिल जाए। आप खुद सोचो, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। हम ऐसे भी देखिए, ऐसे नॉर्मली बच्चे को दिख गया होगा कि अगर n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। जैसे ही n के जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? a है जी b, तो a प्लस b ऊपर मिल गया। अच्छा, नीचे कितना मिलना चाहिए? 2। कितना मिलना चाहिए बाबू? 2। तो बताओ, a का पावर 1 में से बन जाएगा, a का पावर 0 का मतलब 1 प्लस b n के जगह 1 और 1 में से बन जाएगा 0, यानी कि b का पावर 0। b का पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के। 1 प्लस 1 का हो जाएगा 2। एक तो ये तरीका है n बराबर 1। अच्छा, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे, देखिए उनके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा इधर कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का a प्लस बी अब बटा में 2 अब बराबर, इधर क्या लिखा है? a का पावर n प्लस b का पावर n अब बटा में a का पावर n-1 प्लस b का पावर। अब देखिएगा, हमको इसको कंपेयर करना होगा। तो आप बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर 1 प्लस b का पावर 1, बोलिए। अच्छा, इस 2 को ऐसा लिख सकते हो, a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। देखो वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। और नीचे सर a का पावर n-1 प्लस b का पावर n-1। आप देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस प्लस b b। देखो यहाँ a प्लस प्लस b b। इसका मतलब सर अगर कंपेयर मेथड से करने जाओगे n बराबर का आएगा 1। कहीं से आप कर सकते हो। देखो, अगर a को बराबर करोगे तो n बराबर का मिलेगा 1। अगर b को b के बराबर करोगे तो n बराबर का मिलेगा 1। अगर यहाँ से करोगे कि ये सर ये वाला इसके बराबर होगा बाबू, तो बताइए a और a दोनों है ना पावर, जो बेस सेम होगा तो पावर भी तो सेम होगा। तो बताओ n-1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो वहाँ से भी n बराबर क्या मिलेगा? 1। इसलिए n बराबर क्या आंसर हो जाएगा? 1। जल्दी से नोट करिए।
कोई आया है? जा रहा है। हो गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया ना 16 नंबर, जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट कर लिया हो सब लोग? चलिए मिटा दिया जाए। चल बाबू ध्यान देना, कौन सा क्वेश्चन? 16 नंबर। देखिएगा, m संख्याओं को 1 और 31 के m संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर प्राप्त अनुक्रम। m संख्याओं को 1 तथा 31 के नहीं होना चाहिए, यहाँ बात बुझा रहा है क्या होना चाहिए? यहाँ ऐसा होना चाहिए कि 1 और 31 के बीच में m संख्याएं रखी जाती हैं। किसके किसके बीच में? 1 और 31 के बीच में कितना संख्या रखा जा रहा है? m। ऐसा बाबू क्वेश्चन हो चाहिए, बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में गड़बड़ी है। ऐसा होना चाहिए कि 1 और 31 के बीच में कई गो संख्या रख रहा है? m संख्या। हम लोग को याद आ रहा है, हम लोग m संख्या रखे थे, याद आ रहा है बाबू? अब बताइए इसमें कई गो संख्या रख रहा है? m संख्या रख रहा है। क्या संख्या? m। तब बताइए आप लोग यहाँ से आप लोग के लिए डी का फॉर्मूला सिखाए थे बाबू? बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस a बटा में जब n संख्या डालते थे ना, बताइएगा d बराबर क्या होगा? b का काम कौन कर रहा है बाबू? 31 माइनस a का काम 1, अब बटा में यहाँ n रखोगे, m संख्या नाम डाल रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा? m प्लस, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 30 बटा में। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोला। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है? प्राप्त अनुक्रम एक समानांतर श्रेणी में है। बात समझ रहे हो ना? हम लोग नहीं पढ़े थे कि a और b के बीच में अगर कोई n नंबर डालते थे तो प्राप्त अनुक्रम किस में आ जाता था? AP में। याद आ रहा है? अच्छा, उसी तरह से देखिए अब क्या बोला है, समानांतर श्रेणी में है एवं 7वीं एवं m माइनस 1वीं पदों का अनुपात। 7वां पद, तो बताइए 7वां पद जो आया होगा, 7वां पद उस AP का बोला है, AP के 7वां पद को क्या लिखिएगा बताइए? A प्लस 6D, AP का 7वां पद, और m माइनस 1वां पद। m माइनस, देखो 7वां पद और क्या बोला है? m माइनस 1वीं पद। तो बताइए उस AP के m माइनस 1वीं पद को क्या लिखिएगा? a प्लस m माइनस 2। 1 कैसे हो? बात नहीं बुझाया? उस AP का ना बोला है? नहीं बोला है? AP के लिए कब ना होता है सर? नहीं समझे? ध्यान समझना। जैसे हम लोग को एक बात याद होगा आप लोग को कि जैसे सर हम लोग A और B के बीच में, मान लो A और B के बीच में हम लोग
समानांतर माध्य मान लो डालते थे A1 A2 A3 ऐसा डालते थे ना बाबू। अच्छा बताइए हम बोलेंगे कि इस AP का तीसरा पद कौन होगा? A2 होगा। अच्छा आइए A2 होगा किसके बराबर? A प्लस 2D के ना। हम बोलेंगे कि इस AP का तीसरा पद क्या लिखोगे? तो तीसरा पद को क्या लिखोगे? A प्लस। तो वहीं उस AP के सातवां पद को क्या लिखोगे? और उस AP के M-1वां पद को क्या लिखोगे? M-2 इंटू डी नहीं लिखोगे? बात बुझाया? अच्छा M-2 इंटू में D। अगर ऐसे नहीं बुझा तो यहाँ रख दो 7D। सातवां पद था हो तो सातवां पद को क्या लिखेगा? 6D। किसके बराबर होगा? ये दिया है अनुपात 5/9। कितना दिया है बाबू? 5/9। और हमसे पूछा क्या है कि M का वैल्यू क्या होगा? तो A का वैल्यू दोनों में आपको दिख रहा है। A बराबर कितना है? 1 प्लस 6। अच्छा D का वैल्यू कुछ निकाले होगा? क्या निकाले हो? 30 में M+1। नीचे सा A का वैल्यू 1 प्लस M-1। अच्छा M-2 N2 में D का वैल्यू 30 में। अगर है बाटा पे के बाबू जोड़ करोगे देखो ध्यान से, इधर का है 5:9। अब देखिएगा नीचे अगर इसका LCM लीजिएगा तो क्या मिलेगा? M+1 मिलेगा। अच्छा M+1 मिलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा? M+1 प्लस 3 छक्का 18 180। और नीचे सर देखिएगा इसको करिएगा तो क्या मिलेगा? बाटा पे के जोड़ M+1 और यहाँ क्या मिलेगा? M+1। अब देखो इसको क्या करिएगा? 30M -60 बराबर बाबू 5/9। देखो M+1 से M+1 कट जाएगा। भाई कितना लिखा है? M+81 नहीं लिखा है, M+181 लिखा है M+181। अब बटा में ये क्या लिखा है? देखो 31M -59 लिखा है। 31M -59 किसके बराबर लिखा है? 5/9। गुणा करिए 9M प्लस 9 कम 9 9 8 72 की 2 हासिल 7 9 और 7 16 1629 हो जाएगा बाबू। इधर ध्यान दीजिएगा 31 पाँचे कितना होता है? 30 पाँचे 150 155 हो जाएगा। नहीं 155M माइनस बताइए 59 पाँचे तो 6 पाँचे 300 295 नहीं बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाए तो बताओ इसको इधर ला के जोड़ोगे तो 1629 और 295 जोड़ो। 1629 और 295 तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 और 16 2 18 19 1924। अब बाबू इधर ला के घटाओ 155 में 9 घटाओगे तो कितना बचा होगा? 146M। तो बताइए M बराबर क्या होगा? 1924 बटा में 146। काटिए तो कई बार में कट रहा है? कट जाएगा। काट के देखो। अरे 1924 अब बटा में 146 2 7 14 2 3 6। इसको काटिएगा तो 2 9 18 2 छक्के 12 और फिर सर 2 छक्के 12 2 दूनी का 4 कटेगा। शायद 4 से कट जाएगा का? नहीं कटेगा। 8 से कटेगा। देखो काट के देखो ना कितना बार में कट रहा है। शायद 14 कटेगा। 146 से 1924 कै बार में कटेगा? देखो तो पॉइंट में आ रहा है। कहीं गड़बड़ क्या हो गया देखिएगा तो इसमें पॉइंट में नहीं ना आएगा। पॉइंट में तुम वैल्यू डाले हो M का वैल्यू। नहीं 14 होगा एग्जैक्ट होगा। कहीं देखो तो इसमें मिस्टेक नहीं ना हम लोग कर दिए। फिर से हमको देख लेने दीजिए। M संख्याओं को 1 और 31 में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समानांतर श्रेणी में है और 7वीं एवं M-
वनवी संख्याओं को, सातवीं एवं m माइनस वनवी संख्या। देखिए अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक कर दिए। देखिए ध्यान से कैसे, हम लोगों से क्या बोला था, संख्या लो हम लोग रख रहे थे। अब ध्यान से सुनना, कहाँ गड़बड़ी हो गया। ये नहीं बोला था कि एपी का सातवा, क्या बोला था, आप जो ये एम रख रहे हो, ये एम क्या रख रहे हो, संख्या रख रहे हो कि एपी वाला रख रहे हो, आप संख्या रख रहे हो। बात बुझा रहा है। देखो दोनों बात में इसमें पहले पकड़िएगा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ बोला है कि इस एपी का हम लोग लेके बना दिए, बात बुझा रहा है। लेकिन देखो क्वेश्चन में एपी का नहीं बोला है, संख्या का बोला है। आप संख्या ना रख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि संख्या आप कौन सा, संख्या का सातवां पद जो आप रख रहे हैं, तो ए 7 मतलब उसको क्या लिखिएगा, 8वां पद ना लिखिएगा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a + 7d। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a + 7d, और यहाँ क्या हो जाएगा m - 1 × d। अब उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। बात बुझा है। देखो दोनों क्वेश्चन बन सकता है। कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना, कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि उस एपी का सातवां एवं m - 1वां पद का अनुपात। अच्छा ऐसे बोलेगा, संख्या का सातवां और m - 1वां, तो संख्या बोलेगा, इसका मतलब कौन, जो आप संख्या डाल रहे हो उसका, कि जो आप एपी के अनुसार लोगे, किसके अनुसार लोगे, संख्या के अनुसार। आपके अनुसार क्या बोला है, संख्या का ना सातवां पद बोला है, और उस एपी का वो क्या हो जाएगा, एपी का 8वां होगा। 8वां पद को एपी का क्या लिखिएगा, a + 7d। m - 1वां पद उस संख्या का, लेकिन उस एपी का क्या हो जाएगा, a + m - 1 × d। अब इसको देखिएगा सॉल्व करना पड़ेगा। पता है डी का वैल्यू, a का वैल्यू 1 और प्लस 7, और डी का वैल्यू बाबू 30, अब बटा में m + 1 और नीचे सा 1 + m - 1 और डी का वैल्यू 30 बटा m प्लस किसके बराबर होगा, 5/9। देखो इसको एलसीएम लोगे तो नीचे मिलेगा m + 1, इधर का मिलेगा m + 1 और प्लस 210, और नीचे सा m + 1, यहाँ का मिलेगा m + 1 और प्लस 30m और -30। कौन कौन कटेगा, m + 1 से m + 1 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5/9। बताइएगा m है ना, तो 9m हो जाएगा, तो लिख दिया जाए डायरेक्ट 9m। अच्छा, और 210 प्लस 1 200, और 211 × 9 बताओ, 211 × 9 क्या बाबू 1800, तो यहाँ लिख दो 1899 बराबर। देखिएगा 30m है 1m 31 है, 31 पाचे बोलो 31 पाचे 155m। अच्छा अब देखो 29 बचाना है जी। अच्छा 29 पाचे 145। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, तो देखो 155 में से 9m घटा दो तो क्या मिलेगा, 146m बराबर। हाइले जाके 145 को जोड़ दो 1899 में, 1899 में 145 को जोड़िए कितना होगा, 2044 आएगा हो, 2044। अब देखो तो कट रहा है, अब कट जाएगा शायद, m बराबर कितना हो जाएगा, काट के देखो 20 44 अब बटा में 146, शायद 14 बार में कटेगा। m बराबर कितना आ गया 14। मतलब आप इसमें कै गो नंबर डाल रहे हैं, 14 गो। कै गो नंबर डाल रहे हैं, 14 गो। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, बात समझ आया ना। लेकिन दोनों क्वेश्चन बनेगा, कभी पूछेगा कि उस एपी का सातवां और m - 1वां पद का, तो एपी का पूछेगा, इसका मतलब कौन लोगे, अगर एपी का सातवां पूछेगा a + 6d, लेकिन बोलेगा कि नहीं जो आप नंबर डाल रहे हैं उसी का सातवां, तो उसको क्या लिखिएगा, a + 7d। बात क्लियर हुआ। ये दोनों क्वेश्चन में बारीकी समझना, जल्दी से उतारिए।
चलिए आज एपी लगभग खत्म हो जाएगा, कल हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज एपी लगभग खत्म है और 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को कर लिया जाए। बना दिया था तो कल का है नहीं पढ़ाएंगे, पैसा भी ना पढ़ाया जाएगा। अभी रुको ना, तो लोग मत जमा करो, तब बता रहे हैं। अरे भाई हम तो चेहरा जान रहे हैं नो। अब मान लो करो बाहरी क्या गया, मान लो अब फिर हम पड़ गया 50,000 के, तो मिलेगा उसको, है ना। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 1,000 रुपए की प्रथम किस्त शुरू करता है। जैसे मान लो कि हम बैंक में मान लीजिए किस्त जैसे नहीं जमा करता है लोग कि चलो पहला महीना में इतना रुपया जमा कर दे, दूसरा महीना में इतना, तीसरा महीना से जमा करना है। तो देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये प्रथम महीना में, मतलब पहला महीना में कितना रुपये जमा कर रहा है, 100 रुपये, ठीक। फिर बोला है यदि प्रत्येक किस्त में वह 5 रुपये बढ़ाते जाता है, प्रत्येक किस्त में कितना बढ़ाना है, 5। तो ये बताइए कि अगर मान लो पहला महीना में 100 रुपये जमा किया, तो बताइए दूसरा महीना में क्या रुपये जमा किया होगा, 105। अरे तीसरा महीना में कितना जमा किया होगा, 100। उसी तरह से जमा किया होगा कि नहीं किया होगा, मतलब हर एक महीना में 5-5 रुपये बढ़ाना है। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी किताब का छोड़ो, जैसे मान लो बोलेंगे कि एक मान लीजिए व्यक्ति का नाम रख दिया जाएगा, एक मान लो व्यक्ति जनवरी में 200 रुपये जमा करता है, कितना, 200 रुपये। अब प्रत्येक महीना अपना किस्त 5-5 रुपये बढ़ाते जाता है, तब पूछेंगे कि उसका मार्च में रुपया कितना हुआ होगा, कितना जमा किया होगा। देखो पहले जनवरी में अगर मान लो 200 रुपया जमा किया, कितना, 200। अब फरवरी में कितना जमा करेगा, 205। मार्च में कितना जमा करेगा, 210। अप्रैल में 200। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक ये पूछेगा कि 6 महीना बाद उसका कितना रुपया वो जमा करेगा, ठीक। एक ये भी पूछ सकता है कि 6 महीना में उसका टोटल पैसा कितना होगा, 6 महीना में उसका टोटल पैसा। बात बुझा रहा है, वो कितना टोटल दे दिया। तो 2 क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बात बुझाया। जैसे हम बोलेंगे कि पहला महीना में 100 रुपये जमा किए, तो बताइए तीसरा महीना में कितना जमा करेगा, 110। लेकिन पूछेंगे कि बताइए उसके पास टोटल रुपये कितना हो गए 3 महीना में, बात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो 315। मतलब उसका सेविंग कितना हो गया, 315 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये के प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है, मतलब प्रति माह बढ़ाता है नहीं, प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है, तो 30वीं किस्त में मतलब प्रत्येक माह अपना कै रुपया बढ़ा देता है, 5 रुपया। तब ये पहला किस्त या दूसरा या तीसरा, ऐसा ही बताना है कि उसका 30वां किस्त कितना होगा। कौन सा किस्त, 30वां किस्त। तो बताइए ये एपी में है कि नहीं है, बताओ। ए बराबर कितना हो गया, 100। बताइए डी बराबर कितना हो गया, 5। बताइए एन बराबर कितना हो गया, 30। आपको 30वां किस्त बताना है सर कि 30वां किस्त में उसका रुपया कितना हो गया होगा। तो बताइए आपको निकालना क्या है, ए एन। नहीं निकाल सकते हो, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू में डी। ए का वैल्यू कितना है, 100 रुपये, प्लस एन कितना है, 30। तो 30 में से एक जाएगा 29, और डी का वैल्यू 5। बताइए इसको गुणा करेगा तो 100 प्लस 145, यानी कितना हो जाएगा आंसर। यानी वह 30वां किस्त में कितना जमा करेगा। ये भी पूछ सकता है कि जब वह 30वां किस्त जमा कर दिया होगा तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। आपको क्या निकालना पड़ जाता है, ऐसे निकाल देते, नहीं निकाल देते, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन में ये पूछा था। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको भी कर लिया जाए, जल्दी से नोट करिए। अच्छा ये हमको नहीं बुझा रहा है, अभी तो लोग
हमको एक चीज नहीं बुझा रहा है कि तुम लोग, लिखा है एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर कितना दिया है 5 अंतर दिया है, क्रमिक कोणों का अंतर, ठीक है। फिर क्या बोला, यदि सबसे छोटा कोण कितना हो 120 हो, तब देखना बाबू ए का वैल्यू क्या दे दिया है 120, मतलब जो सबसे छोटा होता है, जैसे मान लो 120, 140, 160, तो जो सर सबसे छोटा होगा वो किसका काम करता है, ए का काम करता है ना। अच्छा अंतर कितना का है 20 का, तब गैपिंग है ना 20 का दिया है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 20, ये बात बुझा रहा है। अच्छा फिर बोला क्या है, अच्छा 5 दिया है तो 5 ले लो, ये 120 डिग्री दिया था, ये 5 डिग्री, और बोला क्या है सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, तो बहुभुज के संख्यांक बताना है कि n बराबर क्या होगा, मतलब बहुभुज में, अब ध्यान से देखना, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, अब ध्यान समझना, पहले एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे 8 क्लास में, अब पढ़े हैं कि नहीं अब हम नहीं जानते। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कैसे जानते हो कि 180 होता है, सिद्ध किए थे, याद आ रहा है ना। अच्छा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, आप पंचभुज के 90 जोड़ दें। अब देखो इसका एक जनरल फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, कितना बाबू 180 डिग्री, इससे आपका निकल के आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो n के जगह क्या रख दोगे 3, n के जगह क्या रख दोगे, तो देखो 3 में ले 2 जाएगा 1 गुणा 180, इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। चतुर्भुज में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n बराबर भुजा होता है, तो भुजा कै गो है 4 गो, तो 4 में ले 2 जाएगा, 2 गुणा 18 दूनी का 36 300, तो n बहुभुज के लिए अगर कोनो हो 20 भुज हो तो n के जगह क्या रखोगे 20, तो आपका निकल जाएगा कि नहीं, उसका सर सबनी का योग कितना होगा बोलो। तो ये योग का फॉर्मूला है कि नहीं है, इसका मतलब SN, मतलब n, अगर n बहुभुज होगा तो उसके सब कोणों का योग कितना होगा बताइए, n-2 इंटू, हो जाएगा बाबू n-2 इंटू में, बात बुझाया। अरे ये योग ना बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, पंचभुज के 5 कोणों का योग, षष्ठभुज के 6 कोणों का योग, उसी तरह n बहुभुज के n-2 इंटू, हो गया बाबू। अच्छा आप फार्मूला SN का जानते हैं, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a। अच्छा हमें SN का वैल्यू कितना दिया है n-2 इंटू में 180 बराबर n/2 और 2 a का काम सर 120 प्लस n के जगह n-1 और d के जगह 5, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू में 180 डिग्री बराबर n/2, इधर देख बाबू 240, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा 5n माइनस 5, आप सॉल्व करिए इसको तो कितना होगा देखो ध्यान से, हाई सर n गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 360 n हो जाएगा बाबू, देखो माइनस 2 दूनी का 4 8 चौके 72 720 डिग्री बराबर, अब देखो n गुणा करो 235 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 235 n हो जाएगा बाबू प्लस 5 n। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। अब इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल दिया जाए कुछ, तो देखो क्या क्या कर दिया जाए बताइए, इसको इधर भेज दिया जाए, देखो सबसे बढ़िया से इसको आप कर सकते हो, तो देखिए इधर लाइएगा तो 5n² अब प्लस 235n, ठीक है ना। अच्छा हाई वाला माइनस 360n प्लस 720 बराबर 0, अब इसको सॉल्व कर लो, तो बताइए 5n² 235 में से 360 जाएगा माइनस 45 होगा 25 होगा 25n, ठीक है। अच्छा अब प्लस 720 बराबर 0, कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक। अब देखो 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा n² माइनस 5n, अब बोलो क्या हो जाएगा यहाँ, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 से भाग दोगे तो 44 अब बराबर बाबू 144। अब इसके बाद सॉल्व कर दो n² माइनस 25n
अब प्लस 144 अब बराबर 0। बताओ 144 का फैक्टर ऐसा तोड़ो कि 25 मिले, बताइए जल्दी से। 144 का क्या क्या तोड़ दिया जाए, जल्दी बताइए। 16 9 हो जाएगा क्या? 16 9 25 और 7 बोला 16 9 14 16 नहीं हो जाएगा? क्या लिख दिया जाए? एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n हो जाएगा, अब प्लस 144 अब बराबर n कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? n माइनस 16, 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 16 इंटू में n माइनस 9 बराबर में 0, n बराबर कितना हो जाएगा? 16। चाहे सर n बराबर 9, मतलब या तो 9 को भुजा वाला लोगे या चाहे सर 16 को भुजा वाला, तभी जाके कंडीशन पॉसिबल है। बात समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। अब देखो ये 8 क्लास का कंसेप्ट आपको याद रहता तब ना, जल्दी से नोट करिए। कल अब बाबू हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जैसे एपी हम लोग पढ़े थे उसी तरह से जीपी भी कम से कम 10 दिन लगेगा, आराम से बढ़िया से पढ़िएगा तब। अच्छा बताओ तो एपी का कंडीशन क्या होता है? अगर कोई पूछेगा कि ए बी सी एपी में है तो इसका कंडीशन क्या होता है? बीच वाला का 2 गुना किनारे वाला के जोड़ के बराबर। ठीक है कि सर एपी में होता है तो उसका सार्वंतर समान है, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे कि बीच वाला का 2 गुना और किनारे वाला दोनों के जोड़ के क्या लिखोगे? ए प्लस सी। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे आज के बाद कि अगर कोई पूछेगा कि एपी का कंडीशन क्या है तो क्या बोलिएगा? बीच वाला का 2 गुना और किनारे वाला के जोड़ के बराबर, तो क्या होगा? एपी। अगर नहीं होगा तो एपी। इस बात को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, चलिए।